हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कॉन्फिडेंस आया कुछ। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड आपने लास्ट टाइम पढ़ा है, सीखा है, और आई होप जो एक्चुअल में शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं उन्होंने बढ़िया प्रैक्टिस कर ली होगी और कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर डाउट आ रहा है तो पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, तो पीडीएफ देख करके आपको पूरा आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे कैसे आपको अपनी शॉर्ट हैंड की जर्नी को आगे बढ़ाना है। शॉर्ट हैंड एक पूरा करियर है। शॉर्ट हैंड को हल्के में बिल्कुल मत लें, ना लें, क्योंकि जैसे कि वीडियो 1 में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री में शॉर्ट हैंड सीखने के बाद स्टूडेंट्स ने जॉब ली है, दे आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली इन मिनिस्ट्रीज। कोई इंटरव्यू शॉर्ट हैंड के एग्जाम में नहीं होता, टायर 1 टायर 2 होता है और एक छोटा सा हल्का सा मेडिकल आपका होगा, बस। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। अगर आपके स्पेक्स हैं, अगर आपकी हाइट कम है, तो भैया जो फिजिकल मेजरमेंट फोर्स की जॉब्स में होता है वो शॉर्ट हैंड की जॉब में बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आपको शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी है। अगर आपको टायर 1 के बारे में भी जानना है कि टायर 1 में जो इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ऑफलाइन में तो हमारे बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन में हम आगे जाकर, एट प्रेजेंट तो हमारे पास ऑनलाइन बैचेस नहीं है। अभी मैंने शॉर्ट हैंड का स्किल एग्जाम का ही ऑनलाइन शुरू किया है। ऑनलाइन जो टायर 1 की तैयारी होगी आगे जाकर वो भी आपको दे दी जाएगी। हमारी एप्लीकेशन है जिस पर कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएंगी। शॉर्ट हैंड का जो आगे फर्दर कोर्स होगा वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और टायर 1 की तैयारी भी आपको अपनी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। सेकंड थिंग, हमारी एप्लीकेशन पे एक और फीचर आपको मिल जाएगा जिसमें कि जब आप स्पीड पर आओगे, यस, जब आप अपनी बेसिक बुक कंप्लीट कर लेंगे और जब आप अपनी स्पीड पर आओगे, तो जैसे कि आपने डिक्टेशन ली है, डिक्टेशन लेने के बाद जब आपने टाइप किया है तो जो मैटर टाइप किया है उसमें कितनी गलतियां आपने की हैं, कितने आपने कॉमा फुल स्टॉप छोड़े हैं, वर्ड को कैपिटल किया या नहीं किया, ये माइनर माइनर मिस्टेक है जो कि हाफ मिस्टेक्स काउंट होती हैं। इनको पकड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर वहां पर है कि भैया आपको सॉफ्टवेयर पे जाना है, जौन सी एक्सरसाइज आपने डिक्टेशन ली है उसी पर जाकर आप टाइप करें और पूरा का पूरा मैटर वहां पर एक ही बटन दबाने के साथ आपका कंपेयर किया जाएगा। एक्यूरेसी आपको वहां पर मेंशन की जाएगी, कितने वर्ड एक्चुअल में थे उस एक्सरसाइज में, कितने वर्ड आपने लिखे हैं, सब कुछ ईच एंड एवरी डिटेल आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी। ओके, तो शुरू करें। आज हमें क्या पढ़ना है? आज मुझे बताना है आपको शॉर्ट फॉर्म्स। लास्ट टाइम 2 वोवल इंट्रोड्यूस मैंने आपको किए थे। अब चैप्टर नंबर 1 में जो आपकी बुक है उसमें शॉर्ट फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। शॉर्ट फॉर्म्स को थोड़ा ध्यान से समझना, ये याद रखने वाली चीज है और लाइफ टाइम ये शॉर्ट फॉर्म एज इट इज रहेंगी, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो अब तक हमने पढ़ा है उसी बिहाफ पे मैं शॉर्ट फॉर्म्स आपको समझा रहा हूं। वीडियो को देखना और सुनना ध्यान से। यहां मेंशन किया गया है शॉर्ट फॉर्म। अब ये शॉर्ट फॉर्म क्या है? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बी कॉन्सोनेंट बनता है डार्क स्ट्रोक इस तरह से। फिर हमने पढ़ा था कि इनकी हमने ज्वाइनिंग्स की है कि बी और टी को, 2 कॉन्सोनेंट को आपस में ज्वाइन किया जाएगा। बी और टी को इस तरह से आपको एक ही फ्लो में ज्वाइन करना है। इस तरह से ज्वाइन किया। फिर हमने पढ़ा था वोवल्स। अगर मैं इसी आउटलाइन पे यहाँ हैवी डॉट डाल देता हूं तो इसको हमें रीड करना है एक ही साउंड के साथ और ये वर्ड पढ़ा जाएगा बेट, BAIT, बेट। सिंपल। तो बी का यूज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में एज अ कॉन्सोनेंट, जैसे कि इंग्लिश वर्ड में सभी कॉन्सोनेंट्स को जोड़कर एक पूरा वर्ड बन जाता है। तो यहाँ जो बी का कॉन्सोनेंट है इसको हमने जोड़ा और पूरा एक वर्ड बन जाएगा बेट, राइट। लेकिन अगर अकेला बी लिखा जाए स्टेनो में तो वो भी कुछ रीड होगा। जैसे कि अकेला बी मैंने यहाँ पर लिखा है, कोई वोवल नहीं है, कोई दूसरा कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इस अकेले बी को ही पूरा का पूरा वर्ड पढ़ लिया जाता है बी। यस, अकेला बी वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब इंग्लिश के पैसेज में क्या कभी आपको अकेला बी, मान लो पूरा का पूरा पैसेज है, अकेला बी लिखा हुआ मिलता है? आपको नहीं मिलता। इसका कोई अपने आप में मीनिंग भी नहीं है। लेकिन स्टेनो में अकेले बी का मीनिंग है अकेला बी। स्टेनो में ये वाला वर्ड रीड होगा बी, और इन्हीं को कहा है शॉर्ट फॉर्म्स। बुक में यहां पर आउटलाइन दी गई है बी। बी पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो वर्ड आ जाता है वो है टी से रीड हो जाएगा इट। जैसे कि टी अदर्स के साथ हम जोड़े, बेट वर्ड में ही टी का यूज किया गया था तो ये बन गया था बेट। लेकिन अकेले टी की इंग्लिश लैंग्वेज में तो कोई सेंस नहीं है। स्टेनो में सेंस है
एक स्टेनो में अगर हमें अकेला टी लिखना है या पढ़ना है तो ये पूरा वर्ड पढ़ा जाता है इट। यस, इट वर्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है टी कॉन्सोनेंट से स्टेनो में। तो जो टी की आउटलाइन है इसको रीड किया जाएगा इट। इसी तरह से नेक्स्ट हमने पढ़ा था सी एच, इस सी एच को रीड करना है विच। जो डार्क में हमने पढ़ा था बी, ये मैंने बता दिया है बी रीड होगा। फिर हमने पढ़ा था डार्क में डू, डी सॉरी, इस डी को रीड कर लेना है डू। जो हमने पढ़ा था डी, इस अकेले डी को रीड करना है डू। तो ये 4 स्ट्रेट स्ट्रोक हैं जिन्हें पूरा पूरा वर्ड पढ़ा जाएगा। ये चारों के चारों यहाँ पर बी, इट, डू और विच मेंशन है। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। मजेदार चीज है स्टेनो, एक बार आप सीख लो, एक बार आप स्टेनो सीख लो तो एक ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं ये कोड्स हैं, सारे कोडिंग लैंग्वेज है। तो भैया अगर आपको कुछ सीक्रेट अपना लिख करके रखना है और आप चाहते हो कि आपकी सीक्रेट डायरी है और कोई ना पढ़ पाए तो वहां स्टेनो का यूज किया जा सकता है। बहुत ही यूजफुल चीज है और गवर्नमेंट जॉब में तो आपके लिए यूजफुल है ही। अब थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर ऑन द लाइन में डॉट रख देता हूं, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट मैंने प्लेस किया है ऑन द लाइन, तो इस सिंपली डॉट को रीड किया जा सकता है द। स्टेनो में द हमारा बनेगा इस तरह से। ओके, अगला वर्ड डे 1 हमने पढ़ा था पूरा पी है, ये हो जाता है पी का हाफ। और इस हाफ का भी मैंने हाफ किया, इतना सा पार्ट ये मैंने लाइट हल्के हाथ से ड्रॉ किया है, तो इसको रीड किया जाएगा टू। टू बन जाएगा इस तरह से, दिस इज टी ओ टू, गॉट इट। और इसी टू को अगर थोड़ा सा डार्क प्लेस किया जाए, साइज ये इतना ही होगा, एक्चुअल आउटलाइन का हाफ का भी हाफ, यानी कि 1/4 लेंथ होगी इसकी। 1/4 लेंथ रखते हुए अगर मैंने डार्क स्ट्रोक ड्रॉ किया है तो ये हमें साउंड देगा TWO2 या फिर TOO2 की। TWO2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को और TOO2 रिप्रेजेंट कर रहा है भी वाली सेंस को। अगर सेंटेंस में बात की है 2 की तो यही आउटलाइन रीड की जाएगी TWO2 और इसी आउटलाइन को पढ़ना है TOO2। अगर वहां पर भी की सेंस है सेंटेंस में तो आउटलाइन एक ही है, 2 तरह से रीड किया जा सकता है TWO और TOO। लेकिन इस आउटलाइन को रखा है थोड़ा सा लाइट है तो TO2 रीड होगा, डार्क है तो इन दोनों में से कोई एक रीड होगा। आगे दिया गया है बट बन जाता है इस तरह से, बिल्कुल छोटा सा। एक्चुअल जो टी था उसका 1/4 लेंथ रखता है बट एक्चुअल टी हमारा ये था, ये उसका हाफ हो गया, ये हाफ का भी हाफ हो गया, बस इतनी सी लेंथ, लाइट स्ट्रोक है, हल्के हाथ से ड्रॉ होगा तो ये रीड हो जाएगा बट। और इसी बट को इस तरह से टेढ़ा डाउनवर्ड में रखा है तो ये रीड हो जाता है हमारा हो, और ये डाउनवर्ड स्ट्रोक रहेगा और ये भी डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। तो डार्क स्ट्रोक बिल्कुल छोटा सा इस तरह से हमने ड्रॉ किया है तो इसको रीड किया जाएगा हु। अब भैया ये तो आपको सीखना, पढ़ना और याद करना ही है, ये डायरेक्टली इसी तरह से याद होंगे, रटे जाएंगे। आप 5 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, जितनी भी आपको रिक्वायर्ड लगता है कि मुझे याद करने के लिए इतनी प्रैक्टिस चाहिए, आप अपनी लाइंस को प्रैक्टिस कर लें और इन्हें अच्छे से याद कर लें। और ये बुक में इंट्रोड्यूस कर रखी है यहाँ पर, जैसे कि विच, फिर उसके बाद द, TO2 डार्क किया तो TWO2, TOO2, ये बट यहाँ पर है और फिर डार्क स्ट्रोक में मिल जाता है हु। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स चैप्टर 1 में इंट्रोड्यूस की हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें। ये आउटलाइंस याद होने के बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो नेक्स्ट पेज पर इन शॉर्ट फॉर्म्स को भी आपस में ज्वाइन किया है। यस, देखें एक बार, जब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा टू और डू, बन जाता है इस तरह से, ये टू है और ये डू है। अब इनको आपस में ज्वाइन किया जा सकता है, टू बन जाएगा इस तरह से और ये डी के साथ जो कि डार्क होना चाहिए रिप्रेजेंट कर रहा है टू डू को। आई मीन टू से दो टू और डू की 2 आउटलाइंस को आपस में ज्वाइन भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल एक और, जैसे कि बट हमारा बन जाता है इस तरह से, अभी अभी हमने पढ़ा है बट, और विच हमारा बन जाता है इस तरह से, इनको भी आपस में ज्वाइन किया जा सकता है बट विच। तो ये हो जाएगा आपका टू डू जो कि डार्क होना चाहिए और बट
लाइट स्ट्रोक है और विच भी लाइट स्ट्रोक है, तो ये बन जाएगा बट विच। बुक में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है टू और बट विच, इनको आपस में जोड़कर भी यूज किया जा सकता है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है जितनी भी हमने शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी हैं उन सभी को आपस में जोड़कर भी यूज किया जा सकता है। इस तरह से जोड़कर टू डू और बट विच एक साथ रीड किया जा सकता है। सिंपल। आगे बढ़े। ओके, आगे अगर हम आए तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि भैया दा बन जाता है इस तरह से, ये जो डॉट है इसको रीड किया जाएगा दा, है ना। और टू द चाहिए तो टू द बन जाएगा इस तरह से, टू और द, टू द, टू द। अब दा बनाने में डॉट को प्लेस करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली टू आउटलाइन से। टू की आउटलाइन कंपैरेटिवली जल्दी ड्रॉ हो रही है और दा को प्लेस करने में टाइम हमारा लग रहा है। इस टाइम को अगर हमें कम करना है तो भैया क्या किया गया है, ध्यान से सुनना। ये जो डॉट का दा है इससे पहले जो भी आउटलाइन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में छोटा सा टिक अगर हम डाल देते हैं तो इसको रीड किया जाएगा टू द। किसी भी ये आउटलाइन के साथ छोटा सा टिक, छोटा सा डैश हमने ऐड ऑन किया है तो उसको द रीड किया जा सकता है। जैसे कि पे द, जैसे कि बी द, तो ये जो छोटा सा डैश आपको दिख रहा है इसको द रीड किया जा सकता है। लेकिन द यूज करने की, द का जो डैश है इसको यूज करने की कंडीशन क्या है, इससे पहले कोई ना कोई आउटलाइन होनी चाहिए। उस आउटलाइन के लास्ट में छोटा सा डैश द यूज किया जा सकता है। ये जो द का डैश है आउटलाइन के लास्ट में ही यूज होगा, स्टार्टिंग में यूज नहीं किया जा सकता। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही द है तो भैया वो डॉट से ही रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि कोई सेंटेंस है स्टार्टिंग में द है तो भैया अगले स्ट्रोक से पहले डैश द के लिए यूज इस तरह से नहीं होगा, यहाँ में डॉट का ही यूज करना होगा क्योंकि द से पहले कोई आउटलाइन नहीं है जिसके साथ हम द का यूज कर पाए। तो जब सेंटेंस द से शुरू हो रहा है तो डॉट वाले द का यूज करना है, लेकिन द सेंटेंस के बीच में है, या फिर ये कहा जा सकता है कि द से पहले कोई आउटलाइन है तो उस आउटलाइन के लास्ट में छोटा सा डैश द रीड किया जाएगा। तो टू द इस तरह से बन जाएगा टू द, बी द, पे द, राइट। इसके आगे हम आए तो मैं आपको यूज करके बता रहा हूं, विच के साथ भी और डू के साथ भी। ये हो जाएगा डू द, ये हो जाएगा विच द। अब यहां से डाउट आएगा कि सर अभी तो जो द का डैश है नीचे की तरफ हमने ड्रॉ किया था, अब ये ऊपर की तरफ ड्रॉ क्यों हुआ है। तो भैया द के साथ क्या केस है कि ये पहली बात तो शार्पर एंगल रखता है, दूसरी बात ये अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ होगा। अगर हम इस तरफ आए हैं तो इसका अपोजिट डायरेक्शन बन जाता है इस तरफ, तो बी के साथ द बन रहा है इस तरफ और पे के साथ द बन जाएगा इस तरफ। लेकिन डू के साथ अपोजिट डायरेक्शन जा रही है यहाँ पर और विच के साथ अपोजिट डायरेक्शन जा रही है यहाँ पर, तो ये डू द और विच द है। इसमें अगर और गहराई से हम बात करें तो एक डाउट और आ सकता है कि सर अपोजिट डायरेक्शन आपने इस तरफ मार्क की है, इस तरफ भी तो अपोजिट ये डायरेक्शन है, विच द जो आपने इस तरफ ड्रॉ किया है इस तरफ भी तो अपोजिट डायरेक्शन है। यस, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन भैया यहाँ पर इस छोटे से दा को टू रीड किया जा सकता है। ये पहले आपका टू रीड होगा और फिर अपवर्ड हमारा कोई स्ट्रोक नहीं है, ये पहले टू रीड होगा और अपवर्ड आर में हमारा यहाँ पर एक आर का स्ट्रोक अपवर्ड आर हमारा बनता है, तो कंफ्यूजन होने के चांस है। इसलिए विच के बाद में दा है, विच दा है तो दा के डैश को बाद में ही रखा जाएगा। इस तरह से पहले ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह से किया तो पहले ये स्ट्रोक रीड होगा फिर अपवर्ड आर, जो कि एरर है, इसलिए इसको विच दा के बाद में ही रखेंगे। सिंपल। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को बैक करें, वहां पे अच्छे से समझ लें। और वैसे इतनी बड़ी कोई डाउट की चीज नहीं है इसमें, सिंपल है। देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, अगर आपने डे 1 मेरे साथ साथ प्रैक्टिस की है तो यहाँ तक आने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो मैंने बताया आपको ये बुक का पार्ट कंप्लीट कर देता है यहाँ तक।
ये हो गया टू, डू, बट विच, फिर ये टू द, बी द, डू द, विच द, पे द और पेड द। यहां तक की आउटलाइंस आपकी ओके हैं। डन। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अभी तक द हमने जो पढ़ा है वो डॉट पे पढ़ा है, ये हमारा रीड हो रहा है द। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इस डॉट को का यूज एज फुल स्टॉप किया जाता था। इंग्लिश में ये जो डॉट है ये हमारा रिप्रेजेंट करता था फुल स्टॉप को। लेकिन अब जब स्टेनो में फुल स्टॉप चाहिए तो क्या यूज होगा? स्टेनो में जब हमें फुल स्टॉप चाहिए तो क्रॉस का साइन, छोटा सा क्रॉस का साइन, ये आपको साउंड दे देगा फुल स्टॉप की। जैसे कि आपने कोई भी सेंटेंस लिखा है इंग्लिश में तो डॉट हमारा प्लेस होता था एज ए फुल स्टॉप, यहाँ क्रॉस का साइन प्लेस होगा एज अ फुल स्टॉप। जैसे कि यहाँ पर फुल स्टॉप क्रॉस का साइन मेंशन किया गया है। क्वेश्चन मार्क में भी जहां हमारा डॉट ये रहता था अब वहां डॉट नहीं रहेगा, क्रॉस का साइन छोटा सा यूज करना है क्वेश्चन मार्क में भी। एक्सक्लेमेशन में भी जहां हमारा डॉट रहा करता था अब शॉर्ट हैंड में क्रॉस का साइन रहेगा। फिर इसके बाद यूज किया गया है हाइफन। हाइफन का एक पॉइंट मुझे अच्छे से समझाना है कि यहाँ पर हाइफन में दो छोटे छोटे डैश को रिप्रेजेंट किया गया है। इन छोटे छोटे दो डैश को कहा गया है हाइफन। अभी हाइफन का यूज कब कहाँ कैसे होगा आओ देखते हैं कि यहाँ पर पिछले पेज पर जब हम आएंगे, इधर एक आउटलाइन दी गई टेड और इस टेड के साथ छोटे से हाइफन का डबल डैश का यूज किया गया है। टेड की आउटलाइन बना रखी है इस तरह से, लाइट डॉट है और यहाँ छोटा सा हाइफन यूज किया है। और जब इसकी इंग्लिश बुक में बताई गई है तो लिखा गया है TED टेड, लेकिन बाकी सभी वर्ड जो है वो छोटे लेटर में है। सबका E और B और P एक्सेट्रा वो छोटे लेटर में है। मतलब जिस आउटलाइन के साथ हाइफन का यूज होगा उस वर्ड को जब हमें लिखना है इंग्लिश में या जब हमें टाइप करना है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। कैपिटल लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे से डैश का हाइफन का यूज किया जा सकता है। तो ये जो हाइफन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। या फिर ये बेसिकली यूज होता है नाउन्स के साथ। जो नेम्स हैं, सेंटेंस के बीच में कोई भी नाम आया है तो वहां हाइफन का यूज किया जाएगा। हाइफन देखने साथ ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो आउटलाइन है ये कोई ना कोई नाम है, उसको हमें एज अ नेम रीड करना है। तो जब भी कोई नाम आपको स्टेनो में लिखना है तो उसके साथ आउटलाइन के साथ छोटा सा हाइफन यूज करना होगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया इसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे कि इंडिया। इंडिया जनरली कैपिटल आई के साथ लिखा जाता है, इंडिया में स्मॉल आई नहीं होता। तो जब इंडिया की आउटलाइन आएगी तो उसके साथ भी छोटा सा हाइफन यूज किया जाएगा और इस तरह के हर एक वर्ड के साथ हाइफन यूज करना है जिसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आउटलाइन यहां पर दी है हाइफन के बाद डैश। अब ये जो डैश है इसका यूज होता है लाइन ब्रेक के लिए। जैसे कि आपने बचपन में एप्लीकेशन लिखना सीखा होगा, टू द प्रिंसिपल लाइन ब्रेक होती है। तो शॉर्ट हैंड में लाइन ब्रेक करने की बजाय इस डैश का यूज किया जा सकता है। ये इस तरह का डैश है। ये जो डैश है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ लाइन ब्रेक होगी। जैसे कि पैराग्राफ चेंज होती है तो शॉर्ट हैंड लिखते टाइम जरूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ चेंज करें, इस डैश का यूज किया जा सकता है। और जब आप अपनी शॉर्ट हैंड पढ़कर उसे टाइप कर रहे होंगे तो वहां इस डैश को देख करके पैरा चेंज हमें करना होता है। तो पैरा चेंज के लिए या फिर लाइन ब्रेक के लिए, लाइन चेंज के लिए इस डैश का यूज किया जाएगा। फिर आगे ये ब्रैकेट्स दिए हैं, इनका कोई यूज आगे जाके शॉर्ट हैंड में नहीं है, इनको आप इग्नोर करें, इनको आप छोड़ दें। शॉर्ट हैंड में आगे जाके कोई यूज नहीं होगा। ओके, तो यहां पर अभी तक मैंने आपको दिया है कि चैप्टर 1 में कैसे कुछ आपको पढ़ना है, राइट। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज नंबर 1 कैसे हो। एक्सरसाइज नंबर 1 में जो कुछ दिया है सब कुछ आपने अब तक पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है। कुछ नया इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, कुछ बाहर से नहीं है। जो कुछ अब तक चैप्टर में पढ़ाया है, बताया है,
वही सब कुछ एक्सरसाइज नंबर 1 में है। आप खुद से एक्सरसाइज 1 को पहले पढ़ने की कोशिश करें। सेल्फ, किसी वर्ड में डाउट आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं अभी, लेकिन आप पहले वीडियो को पॉज करें और खुद आप एक्सरसाइज को जस्ट रीड करें। अब हम एक्सरसाइज को अगर रीड कर ले साथ साथ, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं ऐसे भी यूज किए हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, या फिर वो कोई ना कोई ब्रिटिश नेम है, क्योंकि यहाँ पर जो दो वोवल हमने पढ़े थे, लाइट डॉट और हैवी डॉट, दोनों वोवल की साउंड को समझाने के लिए वर्ड्स का यूज किया गया है। जैसे कि पहला इसके अंदर सेंटेंस आता है, सेंटेंस नंबर 1, द डेट। तो पहले तो आपको पूरी एक्सरसाइज पढ़नी है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको इंग्लिश में एक्सरसाइज 1 को लिखना है। कैसे? आपको यहाँ पर डालना है सेंटेंस नंबर 1 और यहां से पढ़ा आपने द डेट। स्टेनो में यहाँ पर क्रॉस का साइन है, आपको फुल स्टॉप ये वाला रखना है, फुल स्टॉप लिखना नहीं है, FULL फुल स्टॉप लिखना नहीं है। फुल स्टॉप आपने प्लेस किया, फिर आ जाता है आपके पास सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 यहाँ पर दिया है द पेज। इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है इंग्लिश में। फिर सेंटेंस नंबर 3 यहाँ पर दिया है डेट द पेज, डेट द पेज, फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 4 यहाँ पर दिया है द डेट। अब ये लाइट डॉट है, द डेट, DEBT डेट है, और बी साइलेंट है, ये आपकी प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता, बी साइलेंट है, इसलिए जब हम शॉर्ट हैंड को लिखते हैं तो बी नहीं बनता, क्योंकि जब बोलने में नहीं आएगा, साउंड में नहीं आएगा, तो शॉर्ट हैंड में ये लिखा भी नहीं जाएगा। सेंटेंस नंबर 5 है पे द डेट। सेंटेंस नंबर 6 है, अब आप सुन ले ध्यान से, ये मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको इंग्लिश में लिखना है। मैं यहाँ से एक्सरसाइज पढ़ रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 6 में दिया है हु पेड द डेट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 7, एब पेज पेड इट बट टेड दे पेड इट टू फुल स्टॉप। फिर आपको आना है सेंटेंस नंबर 8 पे, टेड पे द डेट विच एब पेड फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 9, द डे एब पेड द डेट कॉमा टेड पेड इट टू फुल स्टॉप। फिर आपको आना है सेंटेंस नंबर 10, डू पेज 2। यहाँ TWO वाला 2 ये होगा क्योंकि पेज नंबर 2 करने की बात कही है, यहाँ पेज नंबर 2 की बात हुई है, तो ये जो डार्क स्ट्रोक है जो कि 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो TWO वाले 2 की बात की है। सेंटेंस नंबर 11 में इन्होंने कहा है एड, ये सेंटेंस नंबर 11 मैं लिख रहा हूँ AID एड। अब मैंने यहाँ पर कैपिटल A लिया है, यहाँ हाइफन का यूज नहीं हुआ है, हाइफन का यूज नहीं हुआ है, फिर भी जो स्टार्टिंग लेटर हैं ये कैपिटल मैंने लिए हैं, इनके साथ हाइफन का यूज नहीं हुआ है। तो भैया इसलिए नहीं हुआ है कि भैया सेंटेंस की स्टार्टिंग है, सेंटेंस की स्टार्टिंग है तो ये तो अंडरस्टूड है कि पहला लेटर कैपिटल होगा। सेंटेंस के बीच में जहां हमें लेटर कैपिटल चाहिए, किसी वर्ड का लेटर कैपिटल चाहिए, वहां हाइफन का यूज किया जाएगा। जैसे कि एड यहाँ पर दिया है, कैपिटल ए के साथ आएगा, फिर अगला वर्ड यहाँ पर दिया है लाइट डॉट के साथ एड, और यहाँ हाइफन का यूज किया है, तो इसका एड का पहला लेटर ई जो है ये कैपिटल ही लिखना होगा, यहाँ स्मॉल ई और डी नहीं होगा। अब ये जो एड है कोई वर्ड नहीं है, ये एक ब्रिटिश नेम है एड। तो एड मार्टिन अगर आपने नाम सुना है तो यहाँ पर एड जो है वो यहाँ पर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट डॉट से रीड होगा एड। फिर उसके बाद दिया है एड टू डू इट, टू डू इट फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 12 पर हम आए तो पी पर एक साउंड पे, टेड
टू, TO वाला टू, एड, AID एड, एब, ABE, और जो लास्ट में वर्ड दिया एब, इसका जो ए है वो कैपिटल लिखना है क्योंकि यहाँ भैया हाइफन का यूज किया है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पूरी एक्सरसाइज नंबर 1 को इंग्लिश में लिखना है। और जैसे जैसे मैंने पढ़ा है मेरे साथ साथ आप अपनी लिखी हुई इंग्लिश को चेक कर लें। फिर इंग्लिश में होने के बाद अब आपको कहीं से कुछ भी देखना नहीं है, अपनी इंग्लिश को देख करके उसे ट्रांसलेट करें स्टेनो में। यस, यहाँ से आपकी स्टेनो की जर्नी शुरू होती है। इंग्लिश पढ़ के शॉर्ट हैंड में आपको खुद ही लिखना है। जितना अब तक हमने पढ़ा है सीखा है उस बेसिस पे आपको इंग्लिश से स्टेनो में ट्रांसलेट करना है। खुद एक बार स्टेनो में पूरा पैसेज लिख लें। फिर आपको PDF में दिखाया गया है कि स्टूडेंट्स ने कैसे इंग्लिश से स्टेनो में ट्रांसलेट किया है, वहां से आउटलाइंस को कंपेयर कर लें। या फिर आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 1 है, अपनी शॉर्ट हैंड को बुक की शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस के साथ कंपेयर कर लें और जो आपने स्टेनो में लिखा है उसको एक बार पूरा पढ़ लें। जिस तरह से आप इस इंग्लिश में लिखे हुए को पढ़ते हैं, अगर बिल्कुल उसी तरह से आपका शॉर्ट हैंड का लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है तो भैया आपने पहला स्टेप पार कर लिया है। चैप्टर 1 आपने अच्छे से सीख लिया है और आप स्टेनो सीख सकते हैं, एक अच्छे स्टेनो अपॉइंट हो सकते हैं अगर आपने यहाँ तक की जर्नी को पार किया है, पेशेंस के साथ मेरी हर एक बात को सीखा है, समझा है। राइट, तो ये आपका चैप्टर 1 हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद आपको क्या करना है, डिक्टेशन लेनी है। हमारे चैनल पर ही एक्सरसाइज 1 की डिक्टेशन आपको मिल जाएगी वीडियोस में, या आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिक्टेशंस होंगी बेसिक कोर्स की, न्यू एरा की। वहां से एक्सरसाइज 1 को आपको सिर्फ सुनना है और लिखना है स्टेनो में। अभी तक आपने इंग्लिश पढ़ के उसको स्टेनो में ट्रांसलेट किया है, फिर उसको चेक किया है, अब उसके बाद सुन करके स्टेनो में लिखना है और उसको पढ़ना है। जब आप ऑडियो सुन रहे होंगे एक्सरसाइज नंबर 1 की, तो वहां बहुत कम स्पीड से डिक्टेट किया गया है, हर एक वर्ड को अच्छे से वहां डिक्टेट किया है और आपको सुन करके स्टेनो में ट्रांसलेट करना है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि एक्सरसाइज नंबर 1 की स्पीड ज्यादा है, हमने जो डिक्टेट किया है वो ज्यादा स्पीड से है और आपके वर्ड अगर छूट रहे हैं, तो फिर आप प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा कम कर लें, 0.75 या 0.85, 0.8, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है उस स्पीड पर आप पूरी एक्सरसाइज लिख लें। कोशिश करें कि वीडियो को, डिक्टेशन वाली वीडियो को बीच में पॉज करने की जरूरत ना महसूस हो। अगर आपने वीडियो को बीच में पॉज किया है तो काफी सारा टाइम आपको मिल जाएगा स्टेनो की आउटलाइंस को लिखने के लिए, जो कि एक स्पीड बिल्डिंग में आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपको वीडियो पॉज करने की बजाय प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा कम रखना है और वहां से एक्सरसाइज नंबर 1 की डिक्टेशन लिखनी है। डिक्टेशन आप एक्सरसाइज नंबर 1 की ले लें और फिर आपका पहला पड़ाव पार होता है। यस, आप एक अच्छे स्टेनो बन सकते हैं। तो गाइस, चैप्टर नंबर 1 में आज के लिए इतना ही। आगे मैं डिस्क्राइब कर दूंगा पूरा का पूरा डिटेल में चैप्टर नंबर 2 और फिर वहां आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। गुड बाय गाइस।